नमस्कार, शहर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। बुलेटिन में आज हम सबसे पहले बात करेंगे मनरेगा की और आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह की बढ़ रही है रफ्तार। इसके बाद बात होगी ऊर्जा विभाग के यू टर्न की, दिखाएंगे कि कैसे मंत्री जी बार बार अपने ही बयानों से पलटी मार रहे हैं। इसके बाद दिखाएंगे मतदान की शपथ की, जिसे हर एक ने लिया और अपने अपने अधिकारों के प्रयोग की कसम खाई। फिर बात होगी बेकाबू स्वाइन फ्लू और बेबस सरकार की। जी हां, ये प्रकोप ऐसा है जिसके आगे मानो सरकार भी घुटने टेक चुकी है। फिर आपको दिखाएंगे कि सूबे में कहां लग रही है रहस्यमयी आग, जिसके कारणों को जानने के लिए प्रशासन भी हाथ पैर मार रहा है। इसके बाद बात होगी वीरू की। दरअसल ये शोले फिल्म का नहीं बल्कि राजसमंद का वीरू है। फिर आपको बताएंगे कि 100 फीट ऊंचे तिरंगे की बात हम करेंगे, जिसकी शान में हर कोई सलामी देते नजर आ रहा है। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ शहर दिन भर में। सूबे में नई सरकार ने कमजोर पड़ चुकी मनरेगा में रफ्तार लाने की कवायद शुरू की, जिससे इस योजना के तहत गरीब परिवारों को फिर से ज्यादा काम मिलने लगा है। सूबे की नई सरकार की पहल से सुस्त पड़ चुकी मनरेगा के तहत अब ज्यादा गरीब परिवारों को काम मिलने लगा है। डिप्टी सीएम और विभागीय मंत्री सचिन पायलट ने इस योजना में रफ्तार लाने की कवायद शुरू की। इसके लिए डिप्टी सीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद विभाग की ओर से काम मांगो अभियान की शुरुआत की गई, जिससे करीब 24 दिन में ही मनरेगा के तहत 9 लाख से ज्यादा मजदूरों को काम मिला। को नया अभियान चालू किया था, काम मांगो अभियान, क्योंकि भाजपा के शासन में नरेगा को लगभग खत्म कर दिया था और ये एक डिमांड बेस्ड प्रोग्राम है। जब तक गांवों के अंदर प्रशासन और अधिकारी लोगों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, डिमांड नहीं आएगी। पेमेंट रोक के रखेंगे तो नरेगा में लोग लेबर की डिमांड ही नहीं करेंगे, काम की डिमांड नहीं करेंगे। हम चाहते थे ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ नोटबंदी के बाद व्यवस्था चरमरा गई थी, वहाँ पर हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नरेगा में दोबारा इजाफा हो। लाखों लाख लोग जुड़े हैं पिछले 15 दिन के अंदर। लास्ट ईयर 25/1/2018 को करीब 12 लाख लेबर थे, तो आज हमारा 25 लाख लेबर। फील्ड में जो डिमांड है और हमारा सिस्टम कैप्चर नहीं कर रही है, उसको इस अभियान का माध्यम से हम कैप्चर किए हैं। विभाग की ओर से लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जा रहा है कि वो इस योजना के तहत रोजगार के लिए फॉर्म भरें, ताकि 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलने पर 16वें दिन से उन्हें भत्ता मिल सके। एक फॉर्म नंबर 6 है, उसको आप भर लीजिएगा तो 15 दिन के अंदर सरकार को आपको न्यूनतम पैसा देना पड़ेगा। अगर आपको काम नहीं मिलेगा तो 16वें दिन कानून में लिखा है कि आपको भत्ता मिलेगा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको उपयोग में लाएं। मनरेगा के तहत 24 जनवरी 2018 तक करीब 12,94,000 मजदूरों को काम मिल रहा था, लेकिन ठीक एक साल बाद इस योजना के तहत 24 लाख से ज्यादा मजदूरों को काम मिलने लगा है। साफ है, सरकार की पहल से इस योजना ने रफ्तार पकड़ ली है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। हर महीने बिजली बिल का नया नियम जयपुर के बिजली उपभोक्ताओं को रास नहीं आ रहा। ऐसे में बैकफुट पर आए ऊर्जा विभाग और फिर से पुरानी प्रक्रिया लागू करने पर विचार कर रहा है। RERC के सुझाव के बाद जयपुर डिस्कॉम ने जयपुर शहर में भी 2 महीने की जगह हर महीने बिल देना शुरू किया है, लेकिन शहरवासी इस प्रक्रिया से खुश नजर नहीं आ रहे। उनका आरोप है कि मंथली बिल में फिक्स चार्ज डबल किया जा रहा है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद ऊर्जा मंत्री ने बिलिंग पैटर्न को फिर से 2 महीने करने के संकेत दिए हैं। देखिए, अभी तक अधिकांश जगह 2 महीने से ही बिल आ रहे हैं, लेकिन कुछ जगह इन्होंने मतलब क्या 1 महीने के बिल किए हैं। वो इसलिए किए गए थे कि किसान को सुविधा रहे। आज 1 महीने का बिल थोड़ी मात्रा में आता है, 2 महीने का बिल बड़े रुपयों की या बड़ी राशि का होता है। इस कारण से ये किया गया था, लेकिन इसको हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं कि इसका क्या कोई है और उसमें कोई किसानों को यदि कोई नुकसान हो रहा है तो उसको हम देखें। हालांकि ऊर्जा मंत्री मंथली बिलिंग प्रक्रिया के फायदे भी बता रहे हैं। खर्चा आता है यूनिट पे, जितनी यूनिट ज़्यादा होगी ना तो उसका बिल उससे ज़्यादा आएगा। जैसे मान लीजिए
इतने यूनिट पर ये चार्ज लगेंगे, इतने यूनिट पर। 2 महीने का जो बिल आता था ना, उसमें उल्टा उनको ज़्यादा मात्रा में पैसा देना पड़ता था। तो कुछ लोगों की ये भी मांग थी कि भाई 1 महीने का बिल करो, ताकि हम कम यूनिट का उपयोग करते हैं तो हमारी जो बिल की राशि कम आएगी। तो मैं इसकी पूरा अध्ययन कर रहा हूँ। अध्ययन करने के बाद जो भी उपभोक्ता के हित में होगा वो करूँगा। मंथली बिलिंग प्रक्रिया के पक्ष में मंत्री जी ने कई दमदार तर्क दिए। फिर फैसले पर यूटर्न की वजह क्या है? बेहतर तो ये होता कि बिलिंग की गड़बड़ी दूर की जाए और उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला लिया जाए। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सौरभ ग्रस्ती की रिपोर्ट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह मनाया गया, जहां लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक करने की योजना पर चर्चा की गई। इस मौके पर कई अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। वहीं नए वोटर्स को वोटर आईडी कार्ड भी बांटे गए। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म। कोई मतदाता न छूटे की शपथ के साथ जयपुर में 9वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह मनाया गया। निर्वाचन विभाग की ओर से आयोजित समारोह की अध्यक्षता मुख्य सचिव DB गुप्ता ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य मतदान के प्रति अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना है। देखिए, आज प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 2011 के बाद से। तो आज उसके संस्करण में नवी कड़ी थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो कि मतदाता, युवा मतदाता नए जुड़े हैं, ख़ासतौर से 18+ वाले, उन सबको जागरूकता प्रदान करते हुए उनको सबको मतदान प्रक्रिया से जोड़ा जाए। समारोह में राज्य चुनाव आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर विधानसभा चुनाव में उल्लेखनीय कार्य के लिए कई अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही नए मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र दिए गए। आप सभी के सहयोग से मैं चाहूँगा कि लोकसभा चुनावों से पहले ज़्यादातर लोगों को हम इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में पुनः जो है जानकारी देंगे। और सभी से मैं पुनः आह्वान करूंगा कि कोई भी मतदाता ना छूटे। और फिर भी जिस दिन हमारा यहाँ पे पोल डे होगा लोकसभा का, उस दिन भी कोई मतदाता ना छूटे। और हर व्यक्ति से मैं आह्वान करूंगा जो वोटर है कि आए मतदान केंद्र पर और अपना वोट डालें। राज्य निर्वाचन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद भी हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत 2013 विधानसभा चुनाव की तुलना में 1% कम रहा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा। मौतों का आंकड़ा 62 तक जा पहुंचा है, जबकि 1627 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी स्वाइन फ्लू ने जोधपुर में सबसे ज्यादा कहर ढाया है। सूबे में स्वाइन फ्लू का जानलेवा वार, मौत का आंकड़ा पहुंचा 60 के पार। सिर्फ जोधपुर में स्वाइन के 30 शिकार, बेकाबू स्वाइन बेबस सरकार। कोई तो मौत के वायरस को रोको। जी हां, सूबे में बेकाबू स्वाइन फ्लू शिकार पर शिकार कर रहा है। दिन ब दिन मौत का वायरस लोगों को अपने आगोश में ले रहा है। लोगों की सांसों को ये स्वाइन जकड़ रहा है, उनको मौत की नींद सुला रहा है। बेकाबू हो चुके स्वाइन फ्लू ने उदयपुर में 2 और लोगों की बलि ले ली। इसके साथ ही प्रदेश में स्वाइन फ्लू के कारण मौत का आंकड़ा 60 के पार जा पहुंचा, जबकि 1627 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े दावों के बीच राजधानी जयपुर सहित जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, उदयपुर, दौसा, सीकर, प्रतापगढ़, राजसमंद, झुंझुनू, पाली, गंगानगर, अलवर, बारा और कोटा में लगातार नए केस सामने आ रहे हैं। सबसे खतरनाक हालात सीएम के क्षेत्र जोधपुर के हैं, जहां स्वाइन फ्लू के कहर से अब तक 30 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। स्वाइन फ्लू के साल दर साल आंकड़ों पर गौर करें तो इस जानलेवा बीमारी ने हर बार जोधपुर में जमकर कहर बरपाया है। साल 2009-10 में पहली बार देश में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी थी और तब से ही जोधपुर इसके खास निशाने पर रहा है। तब स्वाइन फ्लू के 718 पॉजिटिव केस जोधपुर में सामने आए थे और 87 लोग इस जानलेवा बीमारी की
भेंट चढ़ गए थे। अगले साल भी स्वाइन के कहर से ये शहर नहीं बच सका और 191 पॉजिटिव केस की पहचान हुई। इस बार भी 30 लोगों को इस स्वाइन ने मौत के मुंह में पहुंचा दिया। बात 2012-13 की करें तो पॉजिटिव केस के 216 मामले सामने आए, जिसमें मौत के आंकड़े ने हाफ सेंचुरी पूरी कर दी। वहीं 2013-14 में 491 पॉजिटिव केस में 54 लोग काल के गाल में समा गए। 2015 में ये आंकड़ा और भयावह हुआ, 670 पॉजिटिव केस सामने आए और 54 मौतें हुई। हालांकि 2016 सुकून देने वाला रहा और सिर्फ एक पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई, लेकिन 2017 में स्वाइन रिटर्न्स ने 151 लोग सदमे आ गए, जिसमें 25 लोगों की जान गई। 2018 में आंकड़ा फिर बढ़ा और 280 पॉजिटिव केस सामने आए, जिसमें 48 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब इस साल भी स्वाइन फ्लू सन सिटी पर कहर बनकर टूटा है और सिर्फ 25 दिन में 475 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 2009 में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी थी। 2009 से 2018 तक अब तक 3200 लोग अकेले जोधपुर में ही स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आ चुके हैं। साथ ही 400 लोगों ने स्वाइन फ्लू के चलते अपनी जान दे दी। ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि स्वास्थ्य महकमा किस कदर इस लाइलाज बीमारी को रोकने में काम कर रहा है। आखिर इस जानलेवा बीमारी का कहर सबसे ज्यादा जोधपुर में ही क्यों है? इस पर एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि स्वाइन फ्लू के वायरस को सन सिटी सूट कर गई है। उन्होंने इसके लिए आसपास के खनन उद्योग को भी एक बड़ा कारण बताया। हालांकि इस स्वाइन ने कितने सिलिकोसिस पीड़ितों को अपना शिकार बनाया, इसको लेकर कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। इसका मुख्यतः कारण ये है भौगोलिक परिस्थिति। भौगोलिक परिस्थिति में यह है कि इसमें टेम्परेचर वेरिएशन बहुत है, डायरेनल वेरिएशन है। डायरेनल मतलब दिन में 2 बार टेम्परेचर अप डाउन होता है, जैसे कि सुबह और रात को ठंड बहुत पड़ती है और दिन में गर्मी पड़ती है। तो ये जो इस तरह का एटमॉस्फेयर है, जो भौगोलिक परिस्थिति और डायरेनल वेरिएशन, इसके कारण ये वायरस यहाँ पे ज़्यादा पनप रहा है और ये एंडेमिक रूप ले रहा है। दूसरा, हमारे यहाँ खाने बहुत हैं। खाने मतलब कि उसके कारण सिलिकोसिस की बीमारी होती है जो फेफड़े को ग्रसित करती है। तो ऐसे मरीजों में ये वायरस घातक सिद्ध होता है। प्रिंसिपल साहब की बातों में सच्चाई हो सकती है, लेकिन इस जानलेवा बीमारी की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना लापरवाह है, जरा उसे भी देख लीजिए। स्वाइन फ्लू के दस्तक देने के बाद भी जोधपुर में 1.5 महीने तक तो किसी जांच की व्यवस्था तक नहीं थी। लोग जब मौत के मुंह में समाने लगे तो आनन फानन में डोर टू डोर सर्वे का काम शुरू हुआ। दावा तो यहाँ तक किया गया कि 1200 लोगों की टीम ने 3 दिनों में 2 लाख घरों की स्क्रीनिंग कर डाली, लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक सिर्फ 62,000 घरों में सर्वे का काम हो पाया है। ये स्थिति तब है जब जोधपुर राज्य के सीएम का गृह जिला है। ऐसे में दूसरे जिलों की स्थिति का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। बहरहाल स्वाइन फ्लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में जरूरत है कि पूरी ईमानदारी से जमीनी स्तर पर काम किया जाए, ताकि और घरों के चिरागों को बुझने से बचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह की रिपोर्ट। खबर सीकर से है। यहां पर रहस्यमयी आग ने एक परिवार के आशियाने को उजाड़ दिया और सवाल ये कि आग आखिर लगी कैसे। सीकर में रहस्यमयी आग ने एक परिवार को परेशान कर रखा है। खंडेला थाना के रामपुर गांव के छगन लाल कुमावत के घर में 3 दिन से आग लगने की घटना सामने आ रही है। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। अचानक आग लग गई। मैं घर पे आकर देखा मैंने, तो वहाँ पे कीमती सामान जल रहा था। सामान को हमने बाहर निकाला, एक रूम से बाहर निकाला तो दूसरे रूम में अचानक आग लग गई। उसका सामान बाहर निकाला तो बाथरूम में आग लग गई। एक एक कर 4 अलग अलग जगह अचानक लगी इस रहस्यमयी आग के बाद पीड़ित परिवार सदमे में है। आगजनी के कारण घर में रखे कपड़ों सहित कई सामान जलकर नष्ट हो गए। लगातार आग लगने की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका।
गांव रामपुरा में मक्खन लाल और उसके परिवार के सदस्यों के घर में कल से आग लग रही है। कपड़ों के अंदर 2-4 जगह देखा गया है आग के निशान है, और आग के बारे में आस पड़ोस में शॉर्ट सर्किट वगैरह सब के बारे में पता किया गया है, तो कोई अभी मालूम नहीं चल पा रहा है। इस आगजनी से जहां एक परिवार परेशान है, वहीं दूसरी तरफ बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये आग लग कैसे रही है। न्यूज़ 18 के लिए सीकर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात राजसमंद की करेंगे, जहां एक शख्स साजो सामान के साथ एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। लोग नीचे उतारने के लिए उसे समझाते रहे और ऊपर वाला टावर से टस से मस ना हुआ। क्या है पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। अरे जांच करा देंगे, अगर तेरे को तकलीफ है तो जांच हो जाएगी। मौके पर खासी भीड़ जमा है। खाकी वाले ऊपर वाले को आवाज लगा रहे हैं। अरे जांच करा देंगे, अगर तेरे को तकलीफ है तो जांच हो जाएगी। नीचे उतर आने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला तो जैसे अपनी जिद पर अड़ा है और पुलिस वालों को कतई सुनने को तैयार नहीं है। अरे जांच करा देंगे, अगर तेरे को तकलीफ है तो जांच हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे आखिर माजरा क्या है, वो बताएं उससे पहले इस ऊपर वाले से मिले। तस्वीरें राजसमंद जिले की हैं, जहां ये ऊपर वाला एक मोबाइल टावर पर खड़ा है। नाम है तेजाराम। आप ये जानकर और ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि तेजाराम इतना तेज है कि अपनी बात मनवाने के लिए पूरे इंतजाम के साथ टावर पर चढ़ा है। हाथ में तिरंगा झंडा, करीब 15 दिनों का राशन और सर्दी से बचाव के लिए कपड़ों का पूरा इंतजाम है। खबर लगते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और लगी तेजाराम को समझाने। आप मेरे साथ चलो, जिला परिषद में सीओ साहब से मिला देता हूँ, पंचायत और सचिव की जांच। अरे कागज देने पड़ते हैं, सुनो आप आओ मेरे साथ, चलो मेरे साथ ही चलो, लो आपको ले चलता हूँ। पुलिस वाले बार बार कह रहे हैं कुछ गलत हुआ तो सीओ से मिलवा देंगे, मामले की जांच भी करवाएंगे, लेकिन तेजाराम है कि टस से मस होने को तैयार नहीं। अब सुनिए और देखिए कैसे तेजाराम ने तेजी दिखाते हुए मोबाइल के माध्यम से अपनी शिकायत नीचे वालों तक पहुंचाई। 2015 में सरपंच का चुनाव उम्मीदवार था, परंतु मेरे नामांकन फार्म सही हो गया, परंतु 11 बजे बाद मेरे को 3 बजे तक अंदर नहीं जाने दिया, जिसके कारण मेरा फार्म निरस्त हो गया और मैं सरपंच पद से विनिष्ट हो गया। सुना आपने, मामला 4 साल पहले का है। पंचायत चुनाव से जुड़ा है और उप सरपंच पर संगीन आरोप है। तेजाराम के मुताबिक उप सरपंच ने चुनाव में फर्जीवाड़ा किया, जिसकी शिकायत तेजाराम ने कई बार विभागीय अधिकारियों से की, लेकिन हर बार शिकायत को अनसुना कर दिया गया और मजबूरन तेजाराम को अपनी बात मनवाने का एक तरीका अख्तियार करना पड़ा और वो दाने पानी के साथ टावर पर चढ़ गया। पुलिस मनाती रही और तेजाराम आराम से टावर पर बैठा रहा। आखिरकार काफी मान मनोबल के बाद तेजाराम नीचे आया और पुलिस वालों की जान में जान आई। राजसमंद से न्यूज़ 18 के लिए तरुण जोशी की रिपोर्ट। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर 100 फीट की ऊंचाई पर शान से तिरंगा फहराया गया और रेल अधिकारी के एक फैसले से ये मौका और भी ज्यादा खास बन गया। आसमान में लहराता देश की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा। ये नजारा है जोधपुर रेलवे स्टेशन का, जहां राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आसमान में लहरा रहा है और देश के अनगिनत रणबांकुरों के त्याग और बलिदान की दास्तां बयां कर रहा है। काफी ज्यादा ऊंचाई पर लहरा रहे इस तिरंगे को शहर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है, क्योंकि ये तिरंगा 25 या 50 फीट की ऊंचाई पर नहीं बल्कि 100 फीट की ऊंचाई पर लहरा रहा है। मौका था जोधपुर स्टेशन के मेन गेट पर भारतीय रेलवे की ओर से तिरंगा फहराने का, जहां 2 फीट ऊंचे चबूतरे पर 100 फीट ऊंचा मूवेबल पोल लगाया गया और फिर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए डीआरएम पहुंचे। पूरी तैयारियां कर ली गई थीं, लेकिन अचानक डीआरएम साहब ने महकमे में तैनात रमेश नाम के ट्रैफिक खलासी को बुलाया और उनसे झंडा फहरवाया, जिससे ये मौका और भी ज्यादा खास बन गया। 75 महत्वपूर्ण स्टेशन है, A1 कैटेगरी के स्टेशन है, उन सभी पे राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्णय लिया गया ताकि नगरवासियों में, देशवासियों में
देश प्रेम की भावना बढ़े, राष्ट्रीयता की भावना बढ़े। उसी प्रक्रिया में उत्तर पश्चिम रेलवे में भी 3 स्टेशनों पर ये कार्य किया गया है। अभी तक जयपुर मंडल और अजमेर मंडल पर हो चुके हैं और जोधपुर मंडल में आज आपके सामने ये कार्यक्रम निष्पादित हुआ। खलासी एक हमारे कर्मचारी जो अभी सेवानिवृत्त भी होने वाले हैं अप्रैल माह में, तो उनसे कराया वो यही दिखाने के लिए कि देश चलाने के लिए सबसे मजबूत सैनिक यही लोग हैं। भारतीय रेलवे ने देश के 75 A1 कैटेगरी के स्टेशनों पर 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में जयपुर और अजमेर के बाद जोधपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रेलवे का तिरंगा फहराने का मकसद है मुसाफिरों में राष्ट्रीय एकता और भाईचारा की भावना पैदा करना। तो वहीं रिटायरमेंट से महज चंद दिन पहले झंडा फहराने वाले ट्रैफिक खलासी इस सम्मान से इतने गदगद हो गए कि उसे बयां करने के लिए उनके अल्फाज कम पड़ गए। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कैसा लगा आपको ये? बढ़िया लगा सर, बहुत गर्व की बात है, अच्छी बात, गर्व की बात है। 4th ग्रेड कर्मचारियों से तिरंगा फहरवाने के साथ ये संदेश दिया गया, देश के हर नागरिक को एक समान अधिकार है। साथ ही रेलवे ने अपने 4th ग्रेड उम्रदराज कर्मचारी को तिरंगा फहराने का मौका देकर ये भी संदेश दिया कि महकमा अपने कर्मचारियों को सम्मान देने में कभी पीछे नहीं रहता, चाहे वो किसी भी पद पर तैनात हो। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। अब बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।